सबसे बड़ा फेक नैरेटिव जो है वो दो फेक नैरेटिव्स थे जो चुनाव से पहले बने, चुनाव से पहले जिन्हें गढ़ा गया, लेकिन ये चुनाव का अंत होते होते ये फेक नैरेटिव्स बर्स्ट हो गए। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। चुनावी रैलियां, भाषण, इंटरव्यूज और ढेर सारे आरोप, ये सब देखकर शायद अब आप बोर होने लगे होंगे, क्योंकि 7 चरणों का ये लोकसभा चुनाव बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन शुक्र मनाइए कि अब ये चुनाव जल्द खत्म होने वाले हैं। 1 तारीख को 7वें और आखिरी चरण के लिए पोलिंग होगी और उसके बाद 4 जून को नतीजे हमारे सामने होंगे। यानी अब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है जब देश नहीं बल्कि दुनिया भी ये जान जाएगी कि भारत में अगली सरकार कौन सी होगी। 2024 में भारत की सत्ता किसके हाथ में होगी, यह बहुत जल्द तय हो जाएगा। लेकिन इन पूरे चुनाव पर अगर पलटकर निगाहें डालते हैं तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि यह पूरा का पूरा चुनाव कुछ फेक नैरेटिव्स के इर्द गिर्द लड़ा गया। ये फेक नैरेटिव्स मैं आपको लगातार बताता आया हूं और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि इन तमाम फेक नैरेटिव्स को लेकर मेरी जो किताब है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, वो भी इन चुनावों में आई और चुनाव में आई भी, बहुत लोकप्रिय भी हुई। इस किताब को लेकर के जो है चर्चे भी हुए और इस किताब को आने के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन सब ने खान मार्केट गैंग शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आज खान मार्केट गैंग पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं फेक नैरेटिव्स पे बात करूंगा, जिससे मैंने कहा कि ये चुनाव ऐसा लग रहा था कि जब चुनाव शुरू हुआ तब से ही फेक नैरेटिव्स के आधार पर यह चुनाव लड़ने की कोशिश हुई। इसमें सबसे बड़ा फेक नैरेटिव जो है वो 2 फेक नैरेटिव्स थे जो चुनाव से पहले बने, चुनाव से पहले जिन्हें गढ़ा गया, लेकिन ये चुनाव का अंत होते होते ये फेक नैरेटिव्स बर्स्ट हो गए। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, चुनाव जो है, पहला जो फेक नैरेटिव, सबसे पहला जो फेक नैरेटिव इन चुनाव में बनाया गया वो ये बनाया गया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। ये सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव पूरा फेक नैरेटिव्स के इर्द गिर्द लड़ने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने लगातार फेक नैरेटिव्स का सहारा लिया। तो सबसे बड़ा फेक नैरेटिव क्या? सबसे बड़ा फेक नैरेटिव, जैसे ही चुनाव शुरू हुए यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और इस चुनाव में तानाशाह नरेंद्र मोदी को हराना है और अगर मोदी चुनाव नहीं हारे तो फिर देश तानाशाह के शिकंजे में चला जाएगा। लेकिन अब देखिए, यह चुनाव खत्म होने को आ रहा है और तानाशाह कौन साबित हुआ, यह आप तय कीजिए। लेकिन आप यह तय कैसे करेंगे, आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचेंगे कि असली तानाशाह कौन है? देखिए, आपको फेक नैरेटिव्स के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर यह तय करना चाहिए कि असली तानाशाह कौन है। और असली तानाशाह कौन है, इसको बताने के लिए मैं आपको 4 फैक्ट्स देता हूं। इन 4 फैक्ट्स के आधार पर आप इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि असली तानाशाह कौन है। देखिए, पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा और तानाशाह का वीडियो बनाने वाला कौन? ध्रुव राठी, जो जर्मनी से भारत आया था वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो जर्मनी के इस यूट्यूबर को भारत में आकर क्या इस तरह से यूट्यूब बनाने और लगातार चुनावों के बीच अलग अलग तरह के यूट्यूब बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी गद्दार कहने, कभी उनके खिलाफ कुछ और नैरेटिव बनाने, इस सब की इजाजत दी जाती? क्या कोई जो तानाशाह है वो किसी विदेश में रहने वाले व्यक्ति को भारत में आकर इस तरह के नैरेटिव्स बनाने की इजाजत देता? बिल्कुल नहीं देता। ये तो हुआ फैक्ट नंबर 1। अब फैक्ट नंबर 2, देखिए, फैक्ट नंबर 2 जो है एक मीम को लेकर है। इस चुनाव में एक ही तरह के 2 मीम बहुत पॉपुलर हुए, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था। और एक मीम में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाचते हुए दिखाया गया। दूसरे मीम में ठीक वही वीडियो ममता बनर्जी पर इस्तेमाल हुआ, ममता बनर्जी को डांस करते हुए दिखाया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मीम वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मुझे बड़ा मजा आया, मैंने जब अपने आप को डांस करते हुए देखा तो मैंने इसको एंजॉय किया। यानी जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आलोचना को, उस मजाक को हंसते हंसते मजाक में लिया। लेकिन
जब इसी तरह का जो मीम है, जब वो ममता बनर्जी को लेकर बनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और पुलिस कहती है कि जिसने मीम बनाया है अपना नाम पता बता दे, क्योंकि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप बताइए, जब दोनों घटनाएं आपके सामने हैं, एक मीम को लेकर, एक मजाक को लेकर के नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आपके सामने है और ममता बनर्जी का रिएक्शन आपके सामने है, अब इसमें आपको तय करना है कि असली तानाशाह कौन है। तीसरी घटना आपको बताता हूं। इस चुनाव में बहुत कुछ लिखा गया होगा, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा और कहा है, लेकिन इस चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति की सोशल मीडिया के कारण गिरफ्तारी हुई और वो व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया पर एक मुंबई का डॉन नाम का एक सोशल मीडिया हैंडलर है और उसने कर्नाटक सरकार को लेकर और कांग्रेस को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। नतीजा क्या हुआ, मुंबई के इस व्यक्ति को कर्नाटक की पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये व्यक्ति कानूनी लड़ाई के बाद अब रिहा हो गया, लेकिन ये जो पूरी गिरफ्तारी है, मुंबई के एक व्यक्ति को कर्नाटक की पुलिस गोवा में गिरफ्तार कर लेती है सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के चलते, जबकि नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा गया होगा, क्या कुछ उनके बारे में नहीं लिखा गया। लेकिन अब देखिए कि नरेंद्र मोदी का रिएक्शन क्या, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं कहा गया, यहां तक कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी मूड़ी फोड़ने की बात हुई और भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारी कौन करता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार करती है। अब आप तय कर लीजिए असली तानाशाह कौन है। और अब सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट, चौथा इंसिडेंट और सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कई चैनल करते हैं, कई अखबार करते हैं, कई यूट्यूबर करते हैं। किसी के खिलाफ इन चुनावों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन चुनाव का आखिरी दौर आते आते जब पंजाब के अंदर चुनाव होने हैं, जब पंजाब के अंदर पोलिंग होनी है, ठीक उसी वक्त जी न्यूज नेटवर्क जो है उसके सभी न्यूज चैनल वो पंजाब के अंदर बैन कर दिए जाते हैं। बैन कौन करता है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इनको बैन कर देती है। क्यों? क्योंकि ये तमाम जो है, जो एक आम आदमी पार्टी का एक जो मंत्री है, वो एक महिला को अब जब अपने प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं, उसने वीडियो बनाया, इस तरह की चीजें, स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में, ये जो तमाम चीजें जो है, जब इस पर सवाल पूछ रहा था वो न्यूज चैनल जी मीडिया, तो पूरे पंजाब में जी मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया। सोचिए, ये लोग जो कहते हैं कि मीडिया की आजादी जो है मोदी राज में खतरे में है, जो कहते हैं मीडिया को सवाल पूछने का हक होना चाहिए, वो लोग एक चैनल को सवाल पूछने के कारण उस चैनल को बिल्कुल बंद कर देते हैं, उस चैनल को पंजाब में आने नहीं देते। तो अब आप इससे तय कीजिए कि असली तानाशाह कौन है। अब आपको बताता हूं एक और फैक्ट, आपको बताता हूं एक और नैरेटिव को बस्ट करते हैं। यह कहा गया नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूं, और नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, यह सवाल उनसे पूछा, पत्रकारों ने ही पूछा। और इन चुनावों में नरेंद्र मोदी ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, लगभग 80 इंटरव्यूज दिए हैं। 80 इंटरव्यूज नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और नरेंद्र मोदी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो मीडिया से दूरी बनाते हैं, वो तानाशाह हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने ये ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। दुनिया का हर सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया और नरेंद्र मोदी ने सभी सवालों के जवाब एक एक करके दिए, तमाम पत्रकारों को दिए। किसी ने एक सवाल पूछा, किसी ने दूसरा सवाल पूछा। तो यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं क्योंकि वो तानाशाह हैं, इसलिए सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन इन चुनावों में हुआ क्या? इन चुनावों में जिनसे सवाल पूछने चाहिए थे, जो अपने आप को बताते हैं कि वो तानाशाह नहीं है, वो मीडिया के लिए बड़े ओपन हैं, उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब कैसे दिए, आप जरा ये वीडियो देखिए। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, सरकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके बच्चे आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में
Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो है वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे, जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। कल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल। और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से, इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? As far as Modi is concerned, as far as BJP is concerned, as far as our constitution is concerned, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो चुनाव में खुलेआम कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 महीने से कहता हूं कि भाई आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दूं। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे। दूसरा, संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं, देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। जैसा ऑपोजिशन कह रहा है कि ईडी कर रहा है, तो मैं तो मानता हूं ईडी की भरपूर सम्मान होने चाहिए। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सम्मान ईडी को मिलने चाहिए। एब्सोल्युटली। चोरी पकड़ रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। अब तानाशाही में 100 पॉइंट होते हैं, चलो। और मैं मानता हूं कि 100 में से एक बिंदु पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी, ये जो आरोप लगते हैं वो वाला जम्स नहीं निकलेगा जी। तो अब आप बताइए कि सवालों के जवाब कौन कैसे देता है और मीडिया से कौन डरता है, मीडिया के सवालों से कौन कन्नी काटता है। अब जब मीडिया को लेकर इतनी बातचीत हो रही है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि राहुल गांधी ने पत्रकारों को, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों को चमचा चमची कह दिया। उनको लगा कि वो बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, तो पत्रकारों को चमचा चमची कह देते हैं। इस पूरे विषय पे मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं असली चमचा चमची कैसे होते हैं। आप जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये स्क्रीनशॉट देश के उन धुरंधर पत्रकारों का है जो कांग्रेस के करीबी पत्रकार हैं। और जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय सर्दी के मौसम में जब टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, तो फिर इन पत्रकारों ने क्या क्या ट्वीट नहीं किए थे उनके लिए। उन्होंने कहा था, अरे राहुल गांधी ने गजब कर दिया, एक आदमी कैसे सर्दी का सामना कर रहा है, टी शर्ट में कर रहा है। तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर जो है बलिहारी जाने वाले, राहुल गांधी की टी शर्ट को देख करके उनके चरणों में बिछ जाने वाले पत्रकार जो हैं, ये अब दूसरे लोगों को गोदी पत्रकार कहते हैं और ये कहते हैं कि ये चमचा चमची नहीं है। दरअसल चमचा चमची वो हैं जो नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से आंख में आंख डालकर उनके सामने बैठकर हर तरह के सवाल करते हैं। चमचा चमची तो वो हैं। ये तो टी शर्ट की तारीफ कर रहे थे, ये तो बाकी चीजें कर रहे थे। अब इसी यात्रा के दौरान का एक और वीडियो जो है इस बीच वायरल है और उसमें आपको दिखाता हूं। मैं चमचा चमची शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आप
खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये पत्रकारिता क्या होती है। जब राहुल गांधी को तपस्वी बताया जाता है और राहुल गांधी को तपस्वी बताकर वो किस तरह के टॉयलेट्स में जा रहे हैं, किस तरह का टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उसको लेकर भी जब पत्रकारिता होती है तो फिर इस तरह की पत्रकारिता को क्या कहा जाए। जरा ये वीडियो देखिए। ये कंटेनर्स जो हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानने की ख्वाहिश जाहिर की कि राहुल गांधी कैसे रहते हैं। वो राहुल गांधी जिनको कहा गया कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो एक राजकुमार हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। वो राहुल गांधी किस तरीके से पिछले 112 दिनों से ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। कि बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन उस तरह के लोगों के लिए जिनको वाकई बहुत ज्यादा आरामदेह जिंदगी जीने की आदत है। तो ये बताइए कि एक तपस्वी नहीं तो एक तपस्वी की वजह से अच्छा, इधर ये बाद में शूट कर लेंगे हमारे कैमरा पर्सन देवी, अभी आपकी बात ही कर लेते हैं जी। ये इधर एक अलमीरा है, देख लीजिए देवी, यहाँ पे कपड़े टांगे जा सकते हैं। और राहुल गांधी की 30-40 टी-शर्ट्स इसी तरह टंग जाती होंगी कहीं। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या जैकेट्स उन्होंने छिप के कोई टांगी हुई है या नहीं, कि कभी ठंड लगी तो पहन लूंगा। जी हाँ, ये हीटर है और वो एसी लगा हुआ था। जी हाँ, और एक ये बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन उस तरह के लोगों के लिए जिनको वाकई बहुत ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी जीने की आदत है, उनके लिए चाहे 3 महीने गुजारने हो, 4 महीने या 4 साल, जीवन ऐसे गुजारा जा सकता है। कभी यही है कि काफी समय लगता है गर्म होने में पानी। और यहाँ एसी हुआ करता था। अभी वो एसी बंद किया गया है और जम्मू और कश्मीर और पंजाब के लिए ये हीटर लगी। पर यहाँ लॉन्ड्री की भी व्यवस्था है, तो हर 7 दिन जो आपको धुलवाना है धुलवा लेंगे, इस्त्री कराना है इस्त्री करा देंगे, तो वो सब सुविधाएं हैं। लेकिन जब राहुल गांधी एक ही सफेद टी-शर्ट पहन रहे हैं तो किसको क्या पता लगेगा कि 30 या 40 टी-शर्ट होंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये कंटेनर्स जो हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानने की ख्वाहिश जाहिर की कि राहुल गांधी कैसे रहते हैं। वो राहुल गांधी जिनको कहा गया कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो एक राजकुमार हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। वो राहुल गांधी किस तरीके से पिछले 112 दिनों से ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। इस कंटेनर से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये 2 व्यक्तियों जो हैं ये लगातार चलते रहते हैं। बॉम्बे में बना है, ये ट्रक है, ये बेसिकली टाटा का ट्रक है या आयशर का ट्रक है, और ये कंटेनर है। ये हमने खरीदा नहीं है, इसको हमने टाटा से खरीदा, किराए से टाटा का नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है, किराए में लिया है। और इस 60 कंटेनर को एक जगह रहने के लिए करीब 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है।